इस लेक्चर में ले गए हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का 2009। याद रखना 2009 से जो भी आज तक जो पढ़े हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 2009 का बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर 2009 का क्लास 12 के केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक। याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए है, क्योंकि आप कितना हो पढ़ लोगे ना बुक, जब तक क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला। तो यह जरूर याद रखना इस बात को। तो सबसे पहला 2009 का क्वेश्चन क्या है, प्रासरण दाब को परिभाषित करें। प्रासरण दाब को परिभाषित करना है। प्रासरण दाब क्या है, तो वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। कितना इजी क्वेश्चन है, देख सकते हो कि वे बाहरी दाब यानी कि बाहर से वह प्रेशर, वह दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, उसे प्रासरण दाब कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ पे 2 क्वेश्चन कहा गया है। एक तो बिंदु दोष क्या है, एक फ्रेंकल दोष क्या है। आप क्वेश्चन बैंक नहीं है चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बैंक डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या kkgclasses.com सर्च करके क्वेश्चन बैंक डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बिंदु दोष क्या है, बिंदु दोष क्या है, फ्रेंकल दोष क्या है। देखिए बिंदु दोष किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं से अवयवी कणों का विस्थापन से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। समझ गए, किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु से अवयवी कणों का विस्थापन, जालक जो बिंदु होता है उसके जालक बिंदु से अवयवी कणों का जो विस्थापन होता है और उससे उत्पन्न जो दोष होता है उसको बिंदु दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बिंदु दोष बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन एक और है, फ्रेंकल दोष क्या है। अब चेक कर सकते हो फ्रेंकल दोष क्या है। तो सबसे पहले समझिए फ्रेंकल दोष होता क्या है। इस दोष में अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या होता है, जो अवयवी कण, देखो यहाँ पर रेड वाला जो जहाँ जगह है उसको छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में पहुँच चुका है। तो याद रखना इस दोष में जो अवयवी कण होता है अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थानों में चला जाता है, उसे फ्रेंकल दोष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं। याद रखना इसमें 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेंकल दोष, सटकी दोष, जिसमें आप फ्रेंकल दोष पूछा गया है। तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, अवयवी कण अपने जालक बिंदुओं को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति क्या है, सेकेंड है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल क्या है। आप चेक कर सकते हो, इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आपको हम गूगल पे डाल रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बुक वाला होगा, सेम टू सेम बुक का है, चेक कर सकते हो। लेकिन आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए, जो सजेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में PDF नोट्स चाहिए। उसके लिए जो नंबर दिख रहा है कांटेक्ट कर लेना। इस पर आपको सेलेक्ट किया गया 400 ऑब्जेक्टिव, 120 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन। इससे लेकर अगर पढ़ते हो 400 प्लस कोई नहीं चीनेगा, क्योंकि हर साल दिया जाता है। इसको लेने के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। और यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का जो आपको PDF दिख रहा है, इसका जो क्वेश्चन का PDF रहता है यह आपको गूगल पे मिल जाएगा, सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन क्या है, ब्राउनी गति क्या है। जब कोलाइडी विलयन का निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, उसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। क्वेश्चन समझिए, जब कोलाइडी विलयन का परीक्षण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, तो कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गमन करता है, इसे ही ब्राउनी गति कहा जाता है। सिंपल है। देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करें तो प्रथम कोटि अभिक्रिया होता क्या है। प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्थ जीवन काल आधा, यानी कि कोई भी अभिक्रिया है तो कहा अभी किसी रासायनिक अभिक्रिया को 50% पूरा होने में लगा समय को अभिक्रिया का अर्धायु काल कहा जाता है। समझिए कोई भी अभिक्रिया, कोई भी काम होता है तो उसमें 100% रहता है, जब उसको पूरा करते हैं तो उसका आधा करते थे, यानी 50%। वही कहा किसी रासायनिक अभिक्रिया को 50% पूरा होने में लगा समय को अभिक्रिया का अर्धायु काल कहा जाता है। समझ गए। चलिए 4 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है, संक्रमण तत्व क्या कहा, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील अक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है क्यों। यह क्वेश्चन तो 2009 का है ही, साथ में 2023 में भी क्वेश्चन पूछा है, चेक कर सकते हो जाकर। ठीक है, तो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील अक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों। कितना स्टूडेंट कहेंगे 2023 में क्वेश्चन में आया ही नहीं, अरे बेहुदा ये जाकर देखो तो 2023 का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, पूछा है कि नहीं, बिल्कुल पूछा है। तो संक्रमण तत्व परिवर्तनशील अक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्यों। तो संक्रमण तत्व भिन्नात्मक अक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है क्योंकि NS और ND इलेक्ट्रॉन बंधन के निर्माण में एक साथ भाग लेता है।
देखना संक्रमण तत्व जो भी होता है उसमें एन और एनएस और एनडी दोनों एक साथ भाग लेता है, उसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसी वजह से परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है संक्रमण तत्व। ठीक है, ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। पहला है जटिल K4FeCN6 का उपाय का नेम क्या होगा। सिंपल है, सबसे पहले पोटेशियम तो पोटेशियम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे साइनो क्या है 6 है तो हेक्सा साइनो लिखेंगे तो हेक्सा साइनो। उसका लोहा को फेरेट लिखते हैं तो यहाँ पे फेरेट सेकेंड इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 1 × 4 कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो प्लस क्या होगा Fe, उसके बाद -1 प्लस 1 × -6। ठीक है, यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा, इसका घटेगा तो क्या आ जाएगा Fe -2 = 0। Fe का वैल्यू याद करेंगे 2 इसलिए 2 लिखा हुआ। इसका उपाय का नेम हो गया, सिंपल है। अब इसका बात करें, इसका सेकेंड क्वेश्चन कहता है इस जटिल लवण में Fe का प्रभावी परमाणु संख्या जिसको EAN की संख्या करे, यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या ज्ञात करना है, यानी कि EAN। तो देखिए EAN यानी कि प्रभावी परमाणु संख्या का सूत्र होता है परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस क्या होता है 2 × लिगेंडों की संख्या। तो इसमें बात करें तो यहाँ पे प्रभावी परमाणु संख्या क्या होगा, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो 2 होगा। ऑक्सीकरण नंबर अभी ज्ञात किए तो 2 है, ऑक्सीकरण नंबर 2 × यहाँ पे उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे लिगेंडों की संख्या है तो यहाँ पे CN कितना है 6 है तो 6 लिखेंगे तो 2 × 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 26 - 2 × 2 × 6, इसको करेंगे 6 × 2 = 12, 12 26 क्या होगा यहाँ पे 38 में तो 2 गया 36 आया, यानी कि 36 यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चन क्या है 6 नंबर क्वेश्चन जो देख सकते हो, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि H2O तरल है जबकि H2S गैस है, क्यों। जो H2O है वो तरल है क्योंकि जल है, ये जल का सूत्र होता है, और H2S गैस क्यों है। देखिए H2O में क्या है H और O के बीच आबंधन प्रबल होता है, जबकि H2S में H और S के जो आबंधन होता है, H और S के बीच जो बंधन बना वो दुर्बल होता है, यानी कि कमज़ोर होता है। इसी वजह से क्योंकि S का आकार O से बड़ा है, जो बड़ा होता है सबसे ज़्यादा वो जल्दी मजबूत नहीं होता, छोटा चीज़ मजबूत होता है। देख लो आप फुटबॉल ले लो नरम होता है, और छोटा सा गोली ले लो कितना मजबूत होता है। तो क्या S का जो आकार होता है O से बड़ा होता है, इसीलिए H2S तरल है जबकि H2S गैस है। सिंपल है, मैंने कहा H और O के आबंधन प्रबल है जबकि H और S के आबंधन दुर्बल है, क्योंकि S का आकार O से बड़ा होता है, इसीलिए H2O क्या है तरल है यानी कि जल है, और H2S गैस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है एक परीक्षण को लिखे, यानी कि एक परीक्षण को लिखे जिसके द्वारा मिथाइल एल्कोहल एवं इथाइल एल्कोहल का अंतर स्पष्ट कर सके। तो सबसे पहले बात एक परीक्षण लिखना है जिसके द्वारा मिथाइल एवं इथाइल एल्कोहल को हम परीक्षण कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म जांच नहीं देता, इथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म जांच देता है। सबसे पहला तो कैसे नहीं देता, देखो यहाँ पे तो मिथाइल एल्कोहल का लिखेंगे CH3OH, अगर आयोडोफॉर्म जांच नहीं दे रहा है यानी कि I2 + NaOH, इसका आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं हो रहा है, परीक्षण होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखो मिथाइल एल्कोहल आयोडोफॉर्म जांच देता है, देखो CH3CH2OH, इसको बोल देंगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, CH3CH2OH + I2 NaOH करेंगे तो हमको बनेगा CHI3, यानी कि परीक्षण जांच दे रहा है। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, 8 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे एसिटिक अम्ल को मिथाइल एमीन में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन कहा गया है एसिटिक अम्ल को, जो एसिटिक अम्ल है उसको हम लोग मिथाइल एमीन में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, तो सबसे पहला देखो समझने का प्रयास करना। हम यहाँ पे करेंगे CH, कैसे करेंगे CH3COOH, उसका अभिक्रिया करेंगे एमीन से NH3 से, तो हमको प्राप्त होगा यहाँ पे CH3COOH NH4। फिर इसका अभिक्रिया हम करेंगे H2O यानी कि जल से, एक इसका जल के रूप में गर्म करेंगे डेल्टा, तो डेल्टा H2O, इसका अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा CH3CO NH2। फिर इसका अभिक्रिया करेंगे NaOBr से, तो हमको प्राप्त होगा CH3 NH2। ये हमको मिथाइल एमीन प्राप्त हो गया। 3 स्टेप करना पड़ा, एक तो यहाँ पे एमीन से अभिक्रिया किए, उसके बाद जल से अभिक्रिया किया, और उसके बाद NaOH Br से किए हैं। ठीक है, तो हमको प्राप्त हुआ मिथाइल एमीन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से क्यों है, क्योंकि इसको टाइपिंग करना इम्पॉसिबल था। ठीक है, यहाँ पे दिए गए यानी कि नीचे के दिए गए अभिक्रिया ABCD को पहचान करना, इसको आपको पहचानना है
इसमें से क्या होगा। सबसे पहला अभिक्रिया यहाँ से दिया है, यहाँ पे ए छोड़ दिया है, ये बताना है क्या होगा। फिर अभिक्रिया जो ए प्राप्त होगा उससे अगर ACN से अभिक्रिया करेंगे तो बी क्या होगा। फिर बी जो प्राप्त होगा उसको हम इतना से अभिक्रिया करेंगे तो सी क्या होगा। अगर सी जो प्राप्त हुआ उसको हम H2O से अभिक्रिया करेंगे डी क्या होगा, यही आपको बताना है। तो सबसे पहला बात देख लें यहाँ पे, तो यहाँ पे CH यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो अभिक्रिया हुआ है C6H6 यानी कि बेंजीन का अभिक्रिया हम करेंगे H2SO4। यहाँ पे HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको एनिलीन प्राप्त होगा, जिसका सूत्र होता है यहाँ जो बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है बेंजीन, और उसमें NO2 डाल देते हैं, NO2 हो जाएगा यहाँ पे, यह प्राप्त हुआ। अगर यहाँ पे जो यह प्राप्त हुआ जो बेंजीन में NO2 जला है उसका अभिक्रिया HCl से करेंगे तो हमको एनिलीन, सॉरी यहाँ पे ये नाइट्रोबेंजीन है, तो यहाँ पे प्राप्त हुआ एनिलीन, ठीक है, एनिलीन प्राप्त हुआ। अब एनिलीन का अभिक्रिया करेंगे हम H2SO4, अब NO2 के साथ HCl की उपस्थिति में करेंगे 0 से 50 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे बेंजीन N2Cl, जो यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपको C नंबर हुआ। फिर इसका अभिक्रिया H2O से करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, इसका अभिक्रिया H2O से करेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा, यहाँ पे फिनॉल प्राप्त होगा। फिनॉल इसलिए कि बेंजीन में OH जुड़ा हुआ है तो फिनॉल प्राप्त हो रहा है। फिनॉल का सूत्र C6H5OH होता है, तो फिनॉल प्राप्त हुआ। सबसे पहला यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, उसके बाद यहाँ पे एनिलीन, उसके बाद यह प्राप्त हुआ, उसके बाद फिनॉल प्राप्त हुआ। 4 गो है, ABCD हो गया, प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मोनोमर का नाम लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है नाइलॉन 6 का मोनोमर क्या होता है, ब्यूनाइस का मोनोमर क्या होता है। 2 क्वेश्चन पूछा है, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आ जाएगा, सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। सबसे पूछता है कि आपको नाइलॉन 6 का बहुलक क्या है या मोनोमर क्या है, तो यहाँ पे याद रखना कैप्रोलेक्टम क्या होता है, कैप्रोलेक्टम होता है, याद रखना, ठीक है। ब्यूनाइस का जो अब बात करें तो स्टाइरिन और ब्यूटा 1,3 डाइरीन होता है। ब्यूनाइस का जो मोनोमर होता है स्टाइरिन और 1,3 ब्यूटा 1,3 डाइरीन होता है, सिंपल है। 11 नंबर जो क्वेश्चन, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट के क्लासेस चलता है। 8 बजे क्लास चलता है, 9 बजे क्लास चलता है। साथ में नंबर दिख रहा है, कंटेक्ट करके PDF नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सेलेक्ट किया दिया जाएगा, ठीक है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक एक का उपयोग बताइए। सबसे पहले पैरासीटामोल और यहाँ पे ट्विच आयोडीन। देखो पैरासीटामोल का उपयोग हम करते हैं एंटीपायरेटिक के रूप में, और ट्विच ऑफ आयोडीन का उपयोग करते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे एंटीपायरेटिक के रूप में, यहाँ पे सॉरी एंटीसेप्टिक के रूप में। तो हम लोग ट्विच ऑफ आयोडीन के एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग करते हैं और पैरासीटामोल को एंटीपायरेटिक के रूप में उपयोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का पूछ दिया, सब्जेक्टिव में पूछता ही है, याद रखना। ऐसे भी आपको 2 क्वेश्चन को करके आपको ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में डाल सकता है, सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। PDF नोट्स लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आप पूरा बुक नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए आप कंटेक्ट कीजिए, क्या क्या मिलेगा क्या में नहीं मिलेगा, कंटेक्ट कीजिए, आपको जानकारी पूरा दे दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। डेली क्यूज और टेस्ट देने के लिए सबसे पहले गूगल ओपन करना है, उस पर KKG क्लासेस सर्च करना है। सर्च करने पे फर्स्ट वेबसाइट आएगा, उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्यूजेस का ऑप्शन मिलेगा, क्यूज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत सारा आपको टेस्ट शो होने लगेगा, क्यूज शो होने लगेगा। उसमें जिस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, क्यूज देना है, उस पर क्लिक करके आप लोग दे सकते हैं। आपको पूरी जानकारी और चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।